नमस्कार दोस्तों, मैं अंशु कुमार आप सभी का स्वागत करती हूँ ग्रीन टीवी में। दोस्तों, अगर आप फल और सब्जियों की खेती करते हैं तो आप हमारा ये वीडियो ज़रूर देखें कि क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं कि इस लॉकडाउन में, इस संकट के बीच जो है वो आप अपने फल सब्जियों की कैसे देखरेख कर सकते हैं और साथ ही में हम आपको बताएंगे कि डायरेक्टरेट ऑफ हॉर्टिकल्चर क्या-क्या काम कर रही है जिससे कि जो पेरिशेबल आइटम है, जो फल सब्जियों के क्रॉप्स हैं वो कैसे बचाया जा सकता है, वो कैसे जो है वो मार्केट तक पहुँचाया जा सकता है। तो आज हमारे साथ इन सब चीज़ों पे बात करने के लिए है डायरेक्टरेट ऑफ हॉर्टिकल्चर के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर अर्जुन सिंह सहनी जी, जो जिनसे हम बात करेंगे और कई सवालों के जवाब हम लेंगे। दोस्तों हाँ, आप लोगों से भी एक निवेदन है कि अगर आप हमारा वीडियो ये देख रहे हैं और आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट पे जो है वो अपना सवाल भेज दें और हम कोशिश करेंगे कि हम सर की बात आपसे करवाएँ और अगर आपने ये वीडियो के बाद में कभी ये वीडियो देखा, तभी भी आप जो है वो सवाल भेज सकते हैं। हम सर से फिर से निवेदन करेंगे कि हमारे प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए आपके सवालों के जवाब देंगे। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर अर्जुन सिंह सहनी जी का और जानते हैं उनसे कुछ सवालों के जवाब। सर आपका स्वागत है ग्रीन टीवी में। धन्यवाद और ग्रीन टीवी का मुझे इस वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू बातचीत करने के लिए मैं स्वागत करता हूं और आपका ग्रीन टीवी का और आपके माध्यम से जुड़े सभी दर्शक और श्रोतागण उन सभी का भी मैं स्वागत करता हूं। जी, थैंक यू सो मच सर। सर सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि अभी जो है वो कोरोना पूरे विश्व में जो है वो संकट कोरोना का फैला हुआ है। उस बीच जो है वो यहाँ पे भारत में मौसम की भी अगर हम बात करें तो बारिश, ओलावृष्टि आम बात हो गई है। उस बीच में जो है वो सारे किसानों को नुकसान तो सहना ही पड़ रहा है, लेकिन कुछ मतलब सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो हॉर्टिकल्चर की खेती जो करते हैं, फल सब्जियों की खेती करते हैं क्योंकि वो पेरिशेबल आइटम है, जल्दी खराब हो जाती है, उनको ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है। तो उन किसानों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपने डिपार्टमेंट की ओर से? सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहूँगा कि कोविड-19 की सिचुएशन की वजह से जो अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन अराइज हुआ है और इससे ना केवल एक अचानक ही अनिश्चितता का माहौल बना है, बल्कि असमंजस भी बना है। तो स्टार्टिंग के 2-3 दिनों तो जब से इफेक्टिवली 20 मार्च से ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, 2-3 दिन तो सभी फार्मर्स को कि हमारे पास बहुत क्वेरीज आया करती थी कि लॉकडाउन होने का असर हमारे बागवानी की फसलों पे और इसकी मार्केटिंग पे क्या असर होगा। तो हमने अपने 2-3 दिन के अंदर अपना पूरा डिपार्टमेंट में यहाँ पे उच्च अधिकारियों के साथ मिलकर सरकार के दिशा निर्देश में हमने स्ट्रेटेजी बनाई और वो कैसे हम इस लॉकडाउन के अंदर अपने बागवानी फसलों को किसानों के लिए मदद पहुंचा पाएंगे और कैसे उनको हम फैसिलिटेट करें ताकि उनके द्वारा जो भी उगाया जा रहा प्रोड्यूस है वो उसमें कम से कम उनको नुकसान हो। तो इसके लिए एक बड़ी ही व्यापक रणनीति तैयार की गई थी और हम उसमें काफी हद तक सफल भी रहे हैं। साथ में आपका जो दूसरा प्रश्न है अब की बार, क्योंकि जैसा कि कहा भी जा रहा है और हमें भी महसूस भी हो रहा है कि पोल्यूशन कम होने की वजह से इन्वायरमेंट में अच्छा जो अभी मई का आप देख रहे हैं आज 10 तारीख है, तो मई के 10 तारीख तक भी अभी हमें गर्मी का वो एहसास नहीं होता है जो हमें पिछले कई सालों में महसूस होता आ रहा है। तो इस उसकी वजह से थोड़ा मौसम में भी चेंज हुआ है और बड़ी ही अलग तरह से और बारिश आई है और बीच-बीच में कुछ-कुछ जगह पे ओलावृष्टि भी हुई है। तो इससे किसानों को क्योंकि लेकिन ये वाइड स्प्रेड नहीं है, पूरे मैं कहूँ कि पूरे हरियाणा में या पूरे उत्तरी भारत में हर एक जगह हो रहा है। तो जैसे-जैसे जहाँ-जहाँ लोकेशन पे हो रहा है, बारिश का नुकसान बहुत कम है, बहुत ही रेयर है, लेकिन ओला जहाँ भी पड़ा है उनका हरियाणा में जो 15 दिन पहले आया था, तो उससे 2-3 लोकेशंस में नुकसान हुआ है। तो वहाँ पे जो भी फसलें उस समय खड़ी थी, उनमें नुकसान का आकलन भी किया गया। जी,
सर जो पेरिशेबल आइटम है उनको जो है वो वैसे भी, अभी तो संकट का टाइम है, लेकिन वैसे भी जो है उनको मार्केट में सही टाइम पे पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इस बीच जो है वो मार्केट में पहुंचाने के लिए जो फल सब्जियां हैं उसमें पहुंचाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं आपके डिपार्टमेंट की तरफ से? ये देखिए, मार्केट में किसान को फसलों का ना जाना एक बहुत बड़ी समस्या रही है, क्योंकि अचानक मंडी जो हमारी रहती हैं वो भी पूरी तरह से ओपन ना हुई हैं, पूरी तरह से चालू नहीं हुई हैं, और जहाँ जहाँ चालू करने की कोशिश की गई है तो उनमें जो डिस्पोजल था वहाँ से प्रोड्यूस का, तो उसमें भी रुकावट आई है। लेकिन इसको आहिस्ता आहिस्ता खोला गया है। सबसे बड़ा जो हम देखने में आया है कि जो रिटेल सेल थी, जो कंज्यूमर जो कंजम्पशन थी, वो बहुत ही ज्यादा से कम हो गया है, जिसकी वजह से जो हमारा प्रोडक्शन तो प्रति वर्ष ही चला था, भी सही थे, लेकिन कंजम्पशन कम होने से वो हमें जो, और उस सरप्लस की वजह से हमें रेट में थोड़ा सा वेरिएशन आया है, कहीं क्रॉप में रेट में गिरावट भी नजर आई है। लेकिन इसके बावजूद भी हरियाणा सरकार ने हॉर्टिकल्चर को निर्देश दिए कि आप जरा जो भी किसान, खासकर ये जो पेरिशेबल प्रोड्यूस है, तुरंत इसको कम से कम खराब हो इसके ऊपर कार्रवाई करें। तो हमने सबसे ज्यादा, क्योंकि हरियाणा में आपको शायद विदित हो कि करीब 400 करीब हमारे यहाँ पे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, उत्पादक संघ बने हुए हैं, उन सभी एफपीओज को हमने फिर इंस्टिगेट किया, मोटिवेट किया। उनमें से 250 के करीब एफपीओज ऐसे थे जो हमारे बागवानी से संबंधित रखते थे और बागवानी की फसलों की खेती करते थे इकट्ठे समूह में। तो उनमें से 110 एफपीओ आगे आए। उन 110 एफपीओ, जिस जिले के अंदर वो एफपीओ था, उस जिला प्रशासन के माध्यम से हमने उनको लाइसेंस जारी करवाए। तो करीब 190 लोकेशंस पे जिला प्रशासन ने उनको अपना रिटेल सेल करने के लिए लाइसेंस और पास इशू किए। तो आज हमारे पूरे प्रदेश भर में 190 लोकेशंस पे इन एफपीओ के माध्यम से सभी जो अलॉटेड क्षेत्र हैं, सेक्टर्स हैं, कॉलोनीज हैं, वहाँ पे जो उनका अपना प्रोड्यूस है उनको पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा जो नॉर्मल जो रिटेल है वो चल रहा है साथ साथ में, क्योंकि रिटेल शॉप्स बंद हुई थी, लेकिन जो रेडी वाले हैं जिला प्रशासन ने उनको भी इंस्टिगेट किया। तो हमारे एफपीओ ना केवल अपने माध्यम से, खुद के माध्यम से, व्हीकल के माध्यम से अलग अलग माल पहुंचा रहे हैं, बल्कि उनके रिटेल जो रेडी वाले उनको भी माल देकर कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी उनका प्रोड्यूस हो वो वहाँ पे डिस्पोज अप हो जाए। तो सबसे खुशी की बात यह है कि हमारा एक दो क्रॉप के अलावा किसी भी क्रॉप में हमें इस तरह की कोई दिक्कत नहीं आई है जहाँ पे हमें अपने प्रोड्यूस को फेंकना पड़ा हो या अपने प्रोड्यूस को ऐसे ही डिस्पोज करना पड़ा हो या नुकसान, ज्यादा मात्रा में नुकसान हुआ हो। जी सर, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करनी है, तो क्या कोविड-19 की वजह से जो है वो इस मिशन में थोड़े से बदलाव होने की संभावनाएं हैं? अभी तो ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि जो किसानों ने अपनी फसल पीछे लगाई हुई थी उसका प्रोडक्शन अभी आ चुका है, और मुझे लगता है कि अभी लॉकडाउन आगे काफी इसमें कंडीशंस में रिलैक्सेशन हुई है, और हमारी जो आने वाली फसल है वो हमारी जून जुलाई के बाद स्टार्ट होना है। तो जो कि हमारे खरीफ सीजन की होती, तो अभी मई हमारे पास है, आधा मई है हमारे पास है, जून भी है। तो मुझे लगता है कि इसके कोई एरिया में कोई कम होगा, बल्कि हरियाणा सरकार ने क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्लान अलग से बनाया है, और इस साल उनका टारगेट ये है कि 1 लाख हेक्टेयर, मतलब 2.5 लाख एकड़ के अंदर उनको पैडी से शिफ्ट करना है दूसरी फसलों की तरफ, जिसके अंदर मक्का है, दालें हैं और बागवानी फसलें हैं। तो हमें भी करीब 10,000 हेक्टेयर ऐसा, लगभग 25,000 एकड़ के करीब हम 8 ब्लॉकों के अंदर डाइवर्सिफिकेशन प्लान लेके जाएंगे, और हमारा एरिया ना कम होगा बल्कि उससे एरिया पिछले सालों से बढ़ाया जाएगा।
सर बहुत से ऐसे किसान हैं जिनकी जो फसल है वो खेत में ही बर्बाद हो जा रहे हैं और वो ये सब जो प्रॉब्लम्स है वो बीमा के में भी नहीं आता है। तो उन किसानों को राहत देने के लिए कोई कुछ कदम उठाया जा सकता है क्या? जी, हमारे यहाँ पे अभी जो स्कीम जो लागू है वो बवंतर भरपाई योजना लागू है। जी। बवंतर भरपाई योजना में पहले हमारे सिर्फ 4 फसलें शामिल हुआ करती थी, जिसके अंदर आलू है, प्याज है, टमाटर है और गोभी है। ये 4 फसलें शामिल थी। और बवंतर भरपाई योजना का जो उद्देश्य ये था कि जब भी मार्केट में जो हमने रेट तय किया हुआ है, हर एक जी। 3-4 फसलों का हमने एक रेट तय किया हुआ था। जैसे आलू का हमने 5 रुपए किलो या 500 रुपए क्विंटल आप कह लीजिएगा। तो अगर ये रेट हमारा है, अगर इस रेट से कम माने किसान का प्रोड्यूस सेल होता है, तो जितना वो जिस रेट से कम प्रोड्यूस सेल होगा, तो उतनी भरपाई सरकार करेगी। मान लीजिए अगर वो 5 रुपए किलो से की बजाय वो 4 रुपए प्रति किलो के हिसाब से वहाँ सेल होता, तो 1 रुपए जो होगा और जितना वो प्रोड्यूस को सेल करेगा, उसे गुना करके उसके खाते में उतना जो वो लॉस जो वो समझ सकता है कल्टीवेशन कॉस्ट में हो रहा है, तो उसके खाते में चला जाता है। इट मीन्स जो भी एक सरकार ने एक रेट तय करने के उपरांत अगर उस रेट से कम मात्रा में सेल होता है, तो सरकार उसकी भरपाई करती है ताकि किसान एनकरेज हो। अब इसी दिशा में अब सरकार ने क्या किया है कि अब 4 फसलों के अलावा सरकार ने 16 करोड़ बागवानी फसलों को इसके अंदर लेके आ गए। तो इन 4 के जी। अलावा 12 ऐसी फसलें हैं जो कि फल और सब्जियों में है और ज्यादातर सब्जियों के अंदर है। हमारी लगभग सभी फसलें अब जो मुख्य फसलें हैं वो बवंतर भरपाई योजना के अंदर हमारी कवर हो चुकी हैं। और एक तरह से ये प्राइस प्रोटेक्शन हम किसानों को दे रहे हैं ताकि वो विमुख ना हो और उनको सरकार की तरफ से समय समय पर जब भी अगर उनका मार्केट में रेट डाउन होता है तो सहायता मिले। इसके अलावा जो आपका जो पर्टिकुलर क्वेश्चन था कि बीमा के बारे में, तो जी। हमने जो फसल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, अंदर एक स्ट्रक्चर्ड वेल्थ इंश्योरेंस स्कीम भी है। तो उसको भी हमने स्टडी कर लिया है। तो हम एक स्टेट स्पेसिफिक एक क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम हम लेके आ रहे हैं, जिसके तहत हम किसानों का प्रति एकड़ 40,000 रुपया सब्जियों के उसमें और 50,000 रुपया फलों के क्रॉप्स के लिए प्रति एकड़ हम उनको बीमा का लाभ देंगे। और उसके अंदर प्रीमियम जो होगा हरियाणा सरकार और किसान दोनों आधे आधे परसेंटेज में जो 5% हम उसमें तय कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से वो बीमे की किस्त वो देंगे। तो बवंतर भरपाई योजना में जो भी किसान फायदा लेना चाहेंगे, उसमें जो भी रजिस्टर्ड होंगे उनको बीमे की फसल के लिए भी हम उनको ये लाभ देंगे। और अगर किसी वजह से जैसे ओलावृष्टि होती है या तापमान की वजह से कोई नुकसान होता है या जो विंड वेलोसिटी है, तेज हवा चलने से कोई नुकसान होता है, तो ऐसे जो वेदर की वजह से नुकसान होते हैं उनको हम आने वाले सीजन में बीमे के उससे कि हम इसको कवर करने वाले हैं। और जो उनका मैक्सिमम जो उनका क्रॉप लॉस है वो 40 से 50 रुपए तक भी हम कवर करेंगे। तो एक अनूठी योजना हम तैयार कर रहे हैं जो कि अभी हमने कोविड के शटडाउन के दौरान, लॉकडाउन के दौरान हमने वो तैयार की है और इसको जल्द ही हमारे मुख्यमंत्री जी इसका विधिवत तरीके से इसको लॉन्च करेंगे। जी, सर उसके अलावा जैसे कि 25 मार्च से जो है वो देश में लॉकडाउन की स्थिति जो है लॉकडाउन हो गया, लेकिन सब कुछ बंद हो गया लेकिन किसानों को छूट दिया गया बहुत सारी चीज़ों में। कुछ दिशा निर्देश दिए गए डिपार्टमेंट्स की ओर से कि इन दिशा निर्देश का पालन करे किसान। तो आप लोग जो है उस दिशा निर्देश का पालन किसान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसका कैसे जो है वो कैसे सुनिश्चित कर रहे हैं और क्या दिशा निर्देश है संक्षिप्त में बताएं हरियाणा के किसानों के लिए खासकर। देखिए समय समय पर भारत सरकार द्वारा और हरियाणा सरकार द्वारा भी न केवल कृषि क्षेत्र से जुड़े बल्कि अन्य सभी क्षेत्रों से जुड़े इस सिचुएशन को कैसे काबू में किया जाए और इससे किन किन गतिविधियों के ऊपर काम किया जाए, उसके ऊपर उन्होंने दिशा निर्देश जारी किए जाते रहे हैं। क्योंकि हमारे हरियाणा में खासकर जो ये मौसम है ये हमारा जो रबी फसलों की कटाई का मौसम है। तो इसको बड़े सुनिश्चित तरीके से
और सुनियोजित तरीके से जो भी किसान इसमें रजिस्टर्ड थे फसलों के, उन सभी किसानों को उनको एसएमएस के माध्यम से उनको मैसेज आता था कि कल इन चुनिंदा किसानों ने अपना जो गेहूं का जो प्रोड्यूस है वो उनको मंडी में लेके आना है। तो इस तरह से एक तो हमने वो स्टेशन प्रोवाइड किया जहाँ पर मंडियों में भीड़ होने से रुकी, नंबर वन। नंबर टू, उन सभी मंडियों के अंदर जो कि पहले हमारे परचेज सेंटर हुआ करते थे, उनकी संख्या बढ़ाकर 5 गुना कर दी गई है। करीब लगभग 1800 परचेज सेंटर पूरे राज्य भर में बनाए गए हैं। तो इससे किसानों का रीजन भी हुआ और किसानों को अपने समय समय पर मैसेज मिलने के हिसाब से वो अपना प्रोड्यूस लेके गए। और मंडियों के अंदर ही जो कोविड की सिचुएशन को देखते हुए जो क्वारंटाइन करना है या सोशल डिस्टेंसिंग करना है या मास्क लगाना है, तो वो फ्री में सभी जो भी मटेरियल था उन किसानों को, और न केवल किसानों को बल्कि वहाँ पे काम करने वाले अन्य कामगारों को भी दिए गए, ताकि और इसी वजह से हमें कहीं भी हरियाणा में मंडियों में ऐसा कोई इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं हुआ जिससे हमें कोई अलग से कोई स्टेप उठाने पड़े। तो हम इसमें काफी कामयाब रहे हैं। इसी तरह से सब्जी मंडियों में भी शुरू में लोगों का जब जो सब्जियां खरीदने जाते थे, जब लॉकडाउन को थोड़ा रिलैक्स किया गया, तो वहाँ पर उन्होंने भीड़ लगाई थी, लेकिन उसको जैसे नोटिस में आया तो उसको भी तुरंत काबू किया गया। और उसको जो हरियाणा सरकार ने कदम उठाया, ना कि मंडियम के माध्यम से कम बल्कि रिटेल क्षेत्र से और पूरे शहरों में अलग अलग सेक्टरों के माध्यम से ऐसे लोकेशंस पे हम डायरेक्ट सप्लाई करें, उससे भीड़ भी कम होगी और लोगों को फ्रेश जो ताज़ा फल और सब्जियां वो भी मिल पाए। तो इसमें हरियाणा सरकार काफी हद तक कामयाब रही है। जी, सर उसके अलावा जो है वो अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा राज्य में जो नई-नई टेक्नोलॉजी है, उसको बहुत जल्दी जो है वो ग्रैब करके खेती किया जाता है और खासकर जो हाई-टेक पॉली हाउस है वो बहुत सारे हैं हरियाणा में जिसमें जो अलग-अलग टाइप के फूल, सब्जियों, फलों की खेती होती है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि उन पॉली हाउस में बहुत सारे मज़दूर होते हैं जो कि दूसरे राज्य से आते हैं और वहाँ पे खेती करते हैं। और अभी लॉकडाउन में जो है वो सब अपने-अपने राज्य की तरफ जा रहे हैं। तो क्या मज़दूर की जो है वो कमी की वजह से भी नुकसान सहना पड़ सकता है? और लॉकडाउन के बाद क्या मतलब क्योंकि सारे राज्य के जो मुखिया है या फिर हम कह सकते हैं जो रिप्रेजेंटेटिव है वो कह रहे हैं कि राज्य के जो मज़दूर हैं उनको अपने ही राज्य में जो है वो कुछ न कुछ काम करने की वो करेंगे, कोशिश करेंगे और पता नहीं लॉकडाउन जो है वो कब तक चलेगा, कब तक जो है वो मूवमेंट हो सकता है। तो क्या हरियाणा में जो है वो मज़दूरों की कमी की वजह से भी नुकसान झेला जा सकता है? नहीं, ऐसा अभी जो हमने आकलन किया ऐसा नज़र नहीं आता। जो भी मज़दूर वर्ग अगर किसी क्षेत्र से अभी जा रहे हैं, वो उन क्षेत्रों से जा रहे हैं जहाँ पर वो कोई यूनिट जो इंडस्ट्री के यूनिट्स हैं वो बंद हुए हैं। क्योंकि जी, उसमें अभी पूरे तरह से वो स्टार्ट नहीं हुए हैं, इस वजह से मज़दूरों को जो कि एक मौसम में वो हर साल जाया करते थे और अलग-अलग नंबर में जाया करते थे, पर अभी क्योंकि काम बंद होने की वजह से तो उन्होंने एक ही साथ पलायन करना अपने उनको लगा कि ऐसा करना उनके लिए उचित है। लेकिन जहाँ तक फसलों की बात है, चाहे वो बागवानी फसलें हैं, चाहे वो दूसरा एग्रीकल्चर जो कृषि से जुड़ी फसलें हैं, उनसे संबंधित है, वहाँ से जो मज़दूरों का या कामगारों का पलायन या जाना बहुत कम है। उसका कारण 2 मुख्य कारण हैं। एक तो ये है कि इन सभी मज़दूरों को जो ये मौसम अभी चल रहा है, मार्च में और अप्रैल में, उन सभी को काम मिला हुआ है, क्योंकि वो कोई भी गतिविधि कोई भी बंद नहीं की गई है। उसमें चाहे जी। गेहूँ की कटाई है, चाहे हमारी बागवानी फसलों की हार्वेस्टिंग का सीज़न है, तो कोई भी कोई गतिविधि कम नहीं हुई है। तो इसलिए उनको लगातार काम मिलता रहा है, नंबर 1। नंबर 2 एक ये भी रहा है कि उनको अभी भी मालूम है क्योंकि आने वाले सीज़न में अभी हमारा काम जो है शुगर केन का अभी खत्म हुआ था, देन व्हीट का स्टार्ट हो गया है, बागवानी फसलों का चल रहा है और अब जून के 15 जून से अब हमारा धान की फसलों का काम शुरू हो जाएगा।
धान के अलावा मक्का का फसलों का काम शुरू हो जाएगा, वो मक्के का शुरू हो जाएगा। तो ऐसी जितनी फसलों का उनका काम शुरू हो जाएगा। तो बीच में 5-5, 10-10 दिन का गैप होता है और उसके बीच में मज़दूरों को जाना उचित नहीं लगता। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि उनका जो खेतों के ऊपर जो काम का है, वो कहीं भी उसमें कोई रुकावट नहीं है। काम में रुकावट ना होने की वजह से उनको जो नियंत्रण काम मिल रहा है, उसके मिलने की उनको पूरी गारंटी है। इसलिए उनका ग्रामीण क्षेत्र में, क्योंकि हम जुड़े हुए हैं ग्रामीण क्षेत्रों से, हम चर्चा करते रहते हैं, तो ऐसा मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा परसेंटेज यहाँ से कोई जाएगी। बहुत कम परसेंटेज है जो लोग, हो सकता है किसी कारण से, अदरवाइज ऐसा नहीं आएगा। तीसरा कारण एक और भी बहुत अच्छा है जो कि हम ग्रामीण क्षेत्र में देखते हैं, एक सोशल फैब्रिक होता है। तो उसके अंदर ज्यादातर, क्योंकि ये मजदूर जो हमारे जो ऐसे लोग जो काम खेतों में काम करते हैं, उनको सबसे बड़ी जो रहता है कि हमें खाने पीने में कोई समस्या ना आए। तो गाँव में नॉर्मली क्योंकि वो किसी जिम्मेदार के यहाँ रुकते हैं और उनके द्वारा जो टेम्परेरी बनाए जाते हैं वहाँ रुकते हैं, तो वो ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह का रहता है कि उनको खाने पीने की वजह से कोई भी किसी तरह की दिक्कत नहीं आती है। और उस तरह से जो भी अन्न देना हो या सब्जी की उपलब्धता करानी हो, तो वहाँ पे कहीं भी समस्या अभी कोई नोटिस में नहीं आया कि किसी उसकी वजह से लोगों का कल्याण हो रहा हो। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगले कुछ महीनों तक ऐसा ग्रामीण क्षेत्र से पलायन ना मात्र ही होगा। जी। सर उसके अलावा जो है कि वैसे तो पलायन जो है वो हरियाणा से हमने कम ही सुना है, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो खेती वग़ैरह से दूर चले जाते हैं या फिर ये चाहते हैं कि उनके जो नेक्स्ट जनरेशन है वो खेती से ना जुड़े, नुकसान की वज़ह से या जो भी कारण हो। तो अभी जो है वो बहुत सारे जो युवा हैं, मज़दूर हैं, अपने-अपने राज्य की तरफ आ रहे हैं। तो हरियाणा के अलावा भी मैं और भी राज्यों के बारे में भी आपसे जानना चाहूँगी कि अभी क्या मौका है कृषि के क्षेत्र से जो है वो युवा को या मजदूर को, जो किसानों को जोड़ने का, तो उसमें कैसे लाभ उठा सकते हैं डिपार्टमेंट सब इस टाइम का? अ, देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। सबसे बड़ी बात ये है कि कृषि जो अभी ये कोविड सिचुएशन चला है, उसकी वजह से कृषि का जो देखने का तरीका था, वो बिल्कुल नज़रिया बदलेगा। जी, क्योंकि अभी ये एग्रीकल्चर से एग्री बिज़नेस की तरफ आएगा। अभी तक सिर्फ़ खेती तक सभी सीमित थे। इसको उदाहरण मैंने अभी आपको कुछ समय पहले दिया कि हमारे जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइज़ेशन थे, जो सिर्फ़ प्रोडक्शन तक सीमित थे, तो अब की बार हमने 110 ऐसे एफपीओज़ को डायरेक्ट मार्केटिंग में लेके आए हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ, प्रतिदिन वो लगभग 7 से 8,000 क्विंटल प्रोड्यूस को 190 लोकेशंस पे पूरे हरियाणा में सप्लाई कर रहे हैं। तो जी, ये एक बहुत अच्छी क्वांटिटी, ये इनका पहला वर्ष था, तो अगले आने वाले समय में वो इस उनको समझ में आया है। एक जैसे कभी अक्सर कहते हैं कि मंडियों बंद होने की वजह से या गतिविधि कम होने की वजह से किसानों को नुकसान हुआ होगा, उनको रिटेल में आई दिक्कत आई होगी। यस, कुछ हद तक आया है, लेकिन उन किसानों को जो मंडियों के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर रहे हैं, जो जी, मंडियों में माल लेके रहे हैं, क्योंकि वहाँ से जो अपलिफ्टमेंट थी कम हुई है, उस वजह से बल्क में क्वांटिटी सप्लाई होने से रेट में कम उसमें गिरावट आई है। लेकिन जी, जो किसानों ने डायरेक्ट अपना रिटेल में या होलसेल में बेच पाए हैं, डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुँचे हैं, उनके रेट में इजाफा हुआ है। जी, क्योंकि होलसेल और रिटेल रेट में सदा ही डिफरेंस रहा है। तो उससे उन किसानों को, हमारे पास ऐसे कई एफपीओज़ हैं जिन्होंने इसको अपने आने वाले समय के लिए माध्यम बना रहे हैं कि हम आगे ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी एंटर करेंगे प्रोडक्शन के साथ-साथ। तो ये एक अच्छा लक्षण है और मुझे लगता है कि जो यूथ हैं, चाहे वो हरियाणा के हैं, चाहे दूसरे प्रदेशों के हैं, वो खेती की तरफ अग्रसर होंगे। क्यों? क्योंकि खेती में अब टेक्नोलॉजीज़ का इन्फ्यूज़न बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। जी, खेती में अब प्रिसिजन फार्मिंग बहुत ज़्यादा आएगी। खेती में माइक्रो इरिगेशन का टेक्नोलॉजीज़ आएँगे। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, वर्टिकल फार्मिंग जिसके अंदर ना केवल प्रोटेक्टेड पॉली आ जाता है बल्कि हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स, ये सभी गतिविधियाँ आती हैं। तो उसका इन्फ्यूज़न होगा। तीसरा सबसे है कि ऑर्गेनाइज़ सेक्टर की जो मार्केटिंग है, उसके अंदर जिसमें पैक हाउसेज़ हैं, प्रोड्यूस एग्रीगेशन हो रहा है और उसमें टेक्नोलॉजी इन्फ्यूज़न है। ना केवल आईटी का सेक्टर का बल्कि
जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, वैल्यू चेन का, सप्लाई चेन का, ये सभी क्षेत्र ऐसे होंगे जो एकदम हम अभी तक जिनके बारे में बातें ही करते रहे हैं या बहुत कुछ बड़े सॉलिड कदम नहीं उठा पाए हैं, उसके ऊपर अचानक से बहुत फोकस आएगा। हरियाणा इसमें पहले ही बहुत अग्रसर होके काम कर रहा है और बल्कि इस चीज को हमें बल मिलेगा कि इसको हम बड़े मिशन मोड में स्कीम को चलाएं। तो मुझे लगता है कि ये सभी क्षेत्र जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, युवाओं को अट्रैक्ट करेंगे और खेती ना केवल एक खेत में करने लायक है बल्कि खेत से बाहर भी, जो कि हम एक बिना खेत के भी ऐसे यूनिट में भी तैयार कर सकते हैं जिसमें मशरूम का काम है, पॉली हाउसेज के अंदर खेती का काम है, हाइड्रोपोनिक का काम है। तो ऐसे सभी क्षेत्र का लोग युवाओं का उनकी तरफ रुझान बढ़ेगा। जी। सर उसके अलावा जो फल, सब्जियाँ, फूल देश के बाहर भी जाता था, तो अभी क्या किन-किन मुश्किलों मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है उसको जो है वो बाहर भेजने के लिए? देखिए, अभी हमें चैलेंजेस हर एक क्षेत्र में रहे हैं। कोविड की वजह से ना केवल प्रोडक्शन में बल्कि सप्लाई चेन तो हम समझ सकते हैं और सभी को मालूम भी है। इसमें हमें काफी अलग-अलग तरह के चैलेंजेस हैं क्योंकि कभी भी इस बारे में नहीं सोचा है कि आपका कोई प्रोड्यूस का ट्रक जा रहा है या आपका जो कैंटर जा रहा है उसको किसी रास्ते में रोका जाएगा, पूछा जाएगा, पूरे एक दिन खड़ा किया जाएगा। तो स्टार्टिंग में ऐसा चैलेंज आया लेकिन वो आहिस्ता-आहिस्ता इसके ऊपर भारत सरकार ने फिर दिशा निर्देश दिए, कोई भी ऐसा ट्रक नहीं रुकेगा। इट मीन्स कहीं न कहीं पे अब एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, सिस्टम के अंदर ये चीज़ आ चुका है कि जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, ये बड़े पेरिशेबल हैं। पहले इसको पेरिशेबल भी कई लोगों को पता था, कई लोगों को पता भी नहीं। जी। और उसी तरीके से जब ये चीज़ों को बाहर भेजा जाता है, क्योंकि अब वही कंजम्पशन पूरे यूरोप में आपने देखा है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में आपने देखा है, तो सप्लाई तो वहाँ भी डिसरप्ट हुई है। तो उनकी जो इम्पोर्ट की जो रिक्वायरमेंट थी डेफिनेटली वो भी बहुत कम हुई। तो उसमें क्वारंटाइन का इश्यूज बहुत आए हैं। तो अभी उसको सिचुएशन में सुधरने में समय लगेगा। तो जो हमारा एक्सपोर्ट है उसमें हमें काफ़ी नुकसान भी हुआ है। उसको दोबारा से स्टार्ट करने के लिए एक से ट्रस्ट बिल्डिंग मेजर्स स्टार्ट करने पड़ेंगे। हर एक प्रोड्यूस को अब उस एंगल से नहीं देखा जाता है। तो विद इन इंडिया तो हम अपने प्रोड्यूस को मूवमेंट करवा पा रहे हैं। बाहर दूसरे कंट्रीज के उनके अपने क्या रिक्वायरमेंट्स होंगे, क्या उनके सिस्टम्स बनेगा, क्या उनके क्वालिटी पैरामीटर्स होंगे, उसको अब देखते हुए वो अपने रिन्यू करेंगे। ना केवल वो रिन्यू करेंगे, भारत भी रिन्यू करेगा। तो उसको देखते हुए एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में अलग तरह से अब नए पैरामीटर के हिसाब से ये होगा। अ, लेकिन जो भारतवर्ष के अंदर है, तो उसमें एक नया ऑर्गेनाइज सेक्टर उभर कर आएगा और इसके अंदर प्रोड्यूस का एग्रीगेशन होना, ई नैम मंडियों के थ्रू काम होना और अलग-अलग मार्केट के चैनल को ओपन करना। मुझे लगता है कि जो एपीएमसी एक्ट अमेंड हुआ है, हमारे हरियाणा में हो चुका है, दूसरे कई स्टेट्स ने भी किया है। उस अमेंडमेंट के ये सभी किसान संगठन लाभ उठाएंगे और अपना प्रोड्यूस डायरेक्टली दूसरे होलसेल ट्रेडर्स को और कंज्यूमर्स को बेच पाएंगे। जी। सर एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगी कि ग्रीन टीवी के ज़रिए आप किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे, खासकर जो फल, सब्जियों और फूलों की खेती करते हैं, उन किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए मेरा पहले तो जो किसान जो फूलों की खेती करते हैं उनकी उनकी तरफ स्पेशल मेरा संवेदना है कि उनका अब की बार फूलों का काफी नुकसान हुआ है कि फूल एक ऐसा आइटम है जो कि एक लग्जरी के तौर पे देखा जाता रहा है, उसकी कंजम्पशन बहुत बंद हुई है। जो रेस्टोरेंट्स हैं, रिटेल्स हैं, ये सब कुछ बंद होने की वजह से फूलों का सबसे भारी मात्रा में नुकसान हुआ है। फूलों के अलावा एक्सोटिक वेजिटेबल का नुकसान हुआ है। लेकिन बाकी जो दूसरी तरह की फसलें थी उसको काफी हद तक सरकार ने कंट्रोल किया है, किसानों का नुकसान कम, हम कोशिश की है कम नुकसान हो और वो उसको सप्लाई चेन को मेंटेन कर पाए जिसमें हम सफल भी हुए हैं। तो ग्रीन जी। टीवी का जो माध्यम है कि जैसे मैं जानता हूँ कि एक बड़ा ये डिजिटल के रूप में इसको आगे लेके जा रहे हैं। तो जैसे कि अभी हम देख ही रहे हैं अब सारा सभी जो कन्वर्सेशंस हैं, कॉन्फ्रेंसेस हैं, ये सभी ऑनलाइन हो चुका है, इंटरनेट बेस्ड हो चुका है।
वीडियो कॉल्स हो चुके हैं, अब वेबिनार्स हम इनको बोलते हैं, वेबिनार्स होने शुरू हो गए हैं। और हम पिछले 1.5 महीने से लगभग 2-3 दिन प्रतिदिन के हिसाब से वेबिनार कर रहे हैं अलग अलग एप्स के माध्यम से। और तो मुझे लगता है कि अब आगे डिजिटल का जमाना है और ग्रीन टीवी पहले ही डिजिटल है, तो उनको इसमें लीड मिलेगी। हाँ, और क्योंकि इससे अच्छी तरह वाकिफ है वो, और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि हमारी जो भी किसानों की समस्याएं होंगी या उनके प्रोग्रेसिव फार्मर्स की जो गतिविधियां होंगी, उनके द्वारा जो सक्सेस स्टोरीज होंगी, टेक्नोलॉजीज ऑफ ग्रेटेस्ट ग्रीन टीवी उनको सभी किसानों तक, और बल्कि किसानों के अलावा क्योंकि कंज्यूमर्स का अवेयर होना भी बहुत जरूरी है। कई भ्रांतियां फैलाई गई हैं कि सब्जियों की वजह से कोरोना हो जाता है, फ्रूट की वजह से कोरोना हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मुझे लगता है कि ऐसी भ्रांतियों को भी दूर किया जाएगा और ग्रीन टीवी इसके अंदर एक अच्छा माध्यम बन के आएगा और अच्छी तरक्की करेगा, ऐसा हमें उम्मीद है। और आगे आप इसको पूरे देश भर में इसको इन सभी गतिविधियों को आगे लेके जाएंगे। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी जो है वो हमसे शेयर करने के लिए। धन्यवाद ग्रीन टीवी का भी और सभी दर्शकों का मैं नमस्कार करता हूँ। जय हिंद। तो दोस्तों, हमने आपको अभी बताया कि आप जो है वो अगर फल, सब्जियों और फूलों की खेती करते हैं तो किस तरीके से आप जो है वो देखरेख कर सकते हैं। डिपार्टमेंट क्या-क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है डिपार्टमेंट को, और कैसे जो है वो आपकी मदद कर रहे हैं, पिलर की तरह आपके साथ खड़े हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं सर से तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं अपना सवाल, या व्हाट्सएप पे भी जो है वो आप अपना सवाल भेज सकते हैं। अगर आपका सवाल ज्यादा हुआ तो हम सर से फिर से निवेदन करेंगे कि हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए जो है वो आपके सवालों के जवाब लेकर हम आए इस प्लेटफॉर्म के जरिए। तो फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्ते।